अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलते हैं आज फिर से एक नए लेक्चर की तरफ। जैसा कि अपना इकोलॉजी का पार्ट चल रहा है तो इकोलॉजी का पार्ट 3 आज अपन करने वाले हैं। उसमें जो आपका टॉपिक है वो हो जाएगा एडेप्टेशन। कौन सा टॉपिक है? एडेप्टेशन। अब ये दिखने में तो बहुत छोटी सी टर्म आपको लग रही है, एडेप्टेशन इज वेरी स्मॉल टर्म, लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए तो ये बहुत ही बिग प्रोसेस है। मतलब एडेप्टेशन इतना ज्यादा जरूरी है, मतलब हर इंसान के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, कि अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा तो वो किक आउट हो जाएगा। किक आउट का मतलब समझ गए? मतलब राम नाम सत्य हो जाएगा उसका। अब देखिए, एडेप्टेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। इंसान खुद भी एडेप्टेशन करता है। अगर आप किसी फैमिली में रह रहे हो तो वहां आप भी एडेप्टेशन करते हो। अगर आप एक बहू हो तो आप सास के साथ एडेप्टेशन करते हो, और अगर आप एक सास हो तो बहू के साथ एडेप्टेशन करते हो। अगर आप हस्बैंड हो तो वाइफ के साथ करते हो, और वाइफ हो तो हस्बैंड के साथ करते हो, और अगर बॉयफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड के साथ करते हो, और गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड के साथ करती है। इनमें से आप कुछ भी हो सकते हो। स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली टीचर के साथ एडेप्टेशन करना पड़ता है। पता है टीचर क्या होता है? टीचर मीन्स क्लास में जैसे टीचर कहता है वैसे आपको करना पड़ रहा है, तो मीन्स यू आर एडेप्टिंग इन दैट सिचुएशन। तो एडेप्टेशन को अगर इजीली लैंग्वेज में अपन कहे तो ये कैसा है? इट इज मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरल। इन तीनों तरीके से अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस लेके आता है, और जैसे ही वो चेंजेस इसमें आ जाता है तो वो क्या करता है? फिर सरवाइव कर लेता है। ठीक है? वो कहते हैं ना, हम चुप हैं इसलिए कुछ रिश्ते हैं, और हम कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप है। तो वही वाली बात आती है कि आपको सरवाइव अगर करना है तो या तो आप मॉर्फोलॉजी चेंज कर लो, या आप फिजियोकेमिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आ जाओ, और या आप बिहेवियरल चेंजेस लेके आ जाओ। तो उसी टॉपिक को साइंटिफिकली अगर अपन पढ़े तो वो क्या हो जाएगा? आपका एडेप्टेशन हो जाएगा। एडेप्टेशन में होता कुछ नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो टिपिकल सिचुएशन में कोप अप कर लेता है। उस सिचुएशन के साथ उसने क्या कर लिया? कोप अप कर लिया। यानी वो एक्सट्रीम सिचुएशन में अब क्या हो गया है? उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स आ गए हैं, और उन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट की वजह से वो क्या हो रहा है? एडेप्ट हो गया, और एडेप्ट होकर वो क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है। क्लियर? मतलब सब बातों की एक बात अगर अपन कहें तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एडेप्टेशन एक ऐसी घटना है या एक ऐसा चेंजेस है किसी ऑर्गेनिज्म में जो उसे एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के योग्य बनाती है। अब उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स जब आपको बताऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये एडेप्टेशन है ना, एक दिन में ही होता है कि आज ही आप वेल मछली थे, मतलब आज ही आप एक वेल थे और वेल के फिन्स आ गए हैं और आप पानी में तैर रहे हैं, और ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज में होता है ना। सडनली कोई पंख आ गए हैं, घोड़ा उड़ रहा था, घोड़ा चल रहा था और चलते चलते घोड़ा उड़ने लग गया। ऐसा नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से पॉसिबल नहीं है। इट रिक्वायर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबा टाइम इसको चाहिए होता है। लॉन्ग टाइम के साथ क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन के साथ बाद में जब पता चल जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहा है तो वो जेनेटिकली फिक्स हो जाता है। मतलब वो कैरेक्टर्स उसके जीन में अब परमानेंट आ गए। ठीक है? तो परमानेंट आ गए तो अब उसकी कितनी भी जनरेशन वो कैरेक्टर चलते रहेंगे, है ना। तो कोई भी बदलाव जो है वो अचानक से नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। तो एडेप्टेशन में भी क्या है? टाइम लग रहा है। अब मैं इसके बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको बताऊंगी जिससे आपको एडेप्टेशन बहुत क्लियर हो जाएगा, जो आपकी बुक्स में भी आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कंगारू रैट की अपन बात करें, कंगारू रैट जो है वो कहाँ रहता है? डेजर्ट एरिया में रहता है। और इस कंगारू रैट की एक खासियत होती है कि ये जब लेक ऑफ वाटर होता है, यानी पानी की जब कमी होती है, तो इसकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, मेटाबॉलिक कंडीशंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब चल रही होती है, उससे अपनी पानी की कमी को दूर कर लेता है। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कौन सी? फैट का ऑक्सीडेशन। और ये फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इस फैट के ऑक्सीडेशन में क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट बनता है वाटर, और उसी पानी से ये अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर लेता है। मतलब कंगारू रैट कितना होशियार है, आप सोचो दोस्तों, उसको पानी पीने की भी जरूरत नहीं है, और पानी पीने की भी जरूरत नहीं है, और वो क्या कर रहा है? अपनी बॉडी के अंदर ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहा है, उससे ही पानी बना रहा है, उसी पानी से अपनी सारी डेली नीड्स को फुलफिल कर देता है। तो ये क्या किया है? उसने एडेप्टेशन किया है।
क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो भरे डेजर्ट में वो कहाँ पानी ढूंढता हुआ फिरता? डेजर्ट में तो धूल ही धूल है, जहां देखोगे वहां सुनहरी चांदनी नजर आती है। हम चले थे डेजर्ट में, कोई किनारा नजर नहीं आया। तो वही वाली बात यहाँ हो जाती है कि कंगारू रैट अगर ये एडेप्टेशन नहीं करता तो वो जी नहीं पाता, उसका भी क्या हो जाता, किक आउट हो जाता। तो कंगारू रैट का एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया कि वो क्या करता है, अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से उससे ही वाटर जनरेट करता है और उसी से अपनी डेली नीड को कंप्लीट करता है। उसी के साथ वो एक और चीज करता है, वो अपनी यूरिन को क्या करता है, बिल्कुल कंसंट्रेट कर देता है, जिससे वाटर लॉस क्या हो, कम से कम हो। यदि वाटर लॉस ही नहीं होगा बॉडी से तो वाटर बॉडी में ही रहेगा। हम भी तो है ना, हम भी तो, हमारे अंदर भी तो नियर अबाउट 70% वाटर है, हम कहते हैं ना। तो कंगारू रैट ये दोनों चीजों से अपने आप को अडेप्ट कर देता है और अडेप्टेशन की वजह से वो इतने भयंकर डेजर्ट में भी जिंदा रहता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। अगर अपन प्लांट्स की बात करें, डेजर्ट प्लांट्स की जो मरुस्थल में उगते हैं, उन प्लांट्स में क्या होता है, थिक क्यूटिकल्स होती है। लीव्स जो है उसके ऊपर क्या है, थिक क्यूटिकल है, और उस क्यूटिकल के होने की वजह से क्या होता है, कम से कम वाटर लॉस होता है। स्टोमेटा से वाटर लॉस नहीं हुआ ना, ट्रांसपिरेशन के अंदर, ट्रांसपिरेशन में पानी लॉस नहीं हुआ तो प्लांट के पास ही रह गया। या उनके अंदर एक और चीज आ सकता है, उनके अंदर जो लीव्स है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं ओपुंटिया की बात करूं, ओपुंटिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लैटेड स्टेम है, ये स्टेम ही है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स। जो पत्तियां हैं वो क्या बन गई, कांटे बन गई, मतलब कोई ट्रांसपिरेशन की जरूरत ही नहीं है, सारी जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है वो स्टेम ही करवाए। तो ओपुंटिया में भी क्या है, ये एडेप्टेशन है। अगर ऐसा एडेप्टेशन नहीं होता तो वो भी डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर पाता। कई सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे, उनमें कैम एक्टिविटी होती है, कैम पाथवे। इसमें क्या होता है, डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज, डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज है तो वाटर लॉस नहीं होगा ना, रात के टाइम खुले, जितना काम करना था कर लिया, वापस दिन में बंद हो गए। तो ये भी एक तरह का एडेप्टेशन हो गया कैम प्लांट्स का भी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मैमल्स, अगर कोल्डर एरियाज के मैमल्स आप देखो तो उनके अंदर भी खासियत होती है, या बड़े एनिमल्स आप देखते हो, फॉर एग्जांपल आप पोलर बियर की बात ही अगर करें तो वो उनके जो ईयर वगैरह होते हैं, पोलर एरिया के जो मैमल्स हैं या पोलर एरिया के जो एनिमल्स हैं, उनके आपने कान वगैरह देखे हो ना, बहुत शॉर्ट होते हैं, और ये हथेली वथेली भी, वो भी कैसी होती है, शॉर्ट, छोटी होती है, मतलब स्मॉल होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि कम से कम हीट का लॉस हो। यानी आपके घर में अगर टेडी बियर रखा हो ना, उसको देख लो, ये कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएगा। टेडी बियर के हाथ बिल्कुल छोटे छोटे है ना, इतने इतने से, बॉडी कितनी बड़ी और कान भी इतने छोटे छोटे से, तो इनकी जो ईयर है भी शॉर्ट है, और इनके पाम एंड लेग एरिया जो होते हैं वो भी, जो टची एरिया होता है वो भी बिल्कुल छोटा होता है। बिकॉज जितना वो बर्फ पर चलेंगे उनकी बॉडी से उतनी ही हीट लॉस होगी ना। तो इस हीट लॉस को कम करने के लिए उनके ईयर्स, जो हाथ वाथ जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और इस रूल को एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसने कहा, उसे इसलिए उसे बोलते हैं एलेंस रूल। क्या बोलते हैं, एलेंस करके जो साइंटिस्ट थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एलियंस के भी कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, मुंह बड़ा होता है, कान छोटे हैं एलियंस के। तो एलेंस रूल क्या कहता है कि जो पोलर एनिमल्स हैं वो कैसे होंगे, पोलर एरिया के जो मैमल्स या कोल्डर एरिया के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कैसा होगा, ईयर्स छोटे हो जाएंगे, और उनके पाम और जो लेग वाला जो जमीन को टच करने वाला एरिया है वो भी कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। टू रिड्यूस हीट, जो हीट कब निकलती है, जब वो बर्फ पर चल रहे होते हैं या बर्फ पर रह रहे होते हैं तब। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें पोलर जो सीज होते हैं, वहां पर जो वेल मछलियां, जो फिशेस वगैरह रहती है पोलर सीज के अंदर, पोलर सीज के जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनके अंदर क्या होता है ना, रबर प्रेजेंट होता है उनकी स्किन के नीचे। स्किन के नीचे ब्लबर करके फैट की एक मोटी सी लेयर होती है। ये फैट लेयर जो होती है बिलो स्किन है, और स्किन के नीचे ये क्या काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है, यानी हीट लॉस को कम से कम करवा रही है। ठीक है, तो हुआ क्या, क्लियर हुआ आपको कि जो पोलर सीज जो होते हैं या पोलर एरिया के जो समुद्री है, वहां पर जो फिशेज या जो ऑर्गेनिज्म अगर मिल रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल, उनके अंदर कैसा है, उनकी स्किन के नीचे फैट की एक लेयर है जिसे ब्लबर कहा जाता है, और उस ब्लबर का काम क्या होता है, इंसुलेटर की, यानी हीट लॉस को रोकना। तो आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया, यानी कैसे भी करके उनको उस एटमॉस्फेयर में रहने के लायक बनाना। यानी ये भी एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें भी बहुत
बहुत लंबा टाइम लगा था, मतलब लाखों में से कुछ ही जिंदा रहे और उनके जीन्स में ये कैरेक्टर आया तो नेक्स्ट जनरेशन में वो गया। तो टाइम के साथ साथ उन्होंने एडेप्टेशन किया। उसके बाद अगर मान लीजिए आप कहाँ जाते हो, रोहतांग वगैरह गए, शिमला वगैरह घूमने, हिली एरिया पर गए, तो वहां आपने कई बार नोट किया होगा आपकी हार्ट बीटिंग फास्ट हो जाती है, नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग फील होती है। लेकिन वहां जो लोग रह रहे होते हैं उनमें वो चीज नहीं। आपने कश्मीरी देखे होंगे, कश्मीरी या कहीं जगह के बड़े क्यूट से रेड रेड से होते हैं, है ना। तो जो हिली एरियाज में रहते हैं उनकी गाल से एकदम रेड रेड गोरी गोरी से होते हैं। तो वो क्यों होता है? बिकॉज उनके ब्लड में क्या होता है, इंक्रीज आरबीसी। उनके ब्लड में आरबीसी कितना होता है, ज्यादा होता है। आरबीसी ज्यादा होने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी ज्यादा है, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है वो भी कम होती है। यानी ज्यादा ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करता है, रिलीज करता है, यानी कम पकड़ के रखता है। तो ज्यादा रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन डिमांड पूरी होती जाएगी। बिकॉज हम जब वहां जाते हैं तो हमारे अंदर इतना आरबीसी नहीं, लेकिन तो हमारे अंदर क्या है, थोड़ा उनकी कंपेरिजन में कम है ना, तो हमको वहां पे नोजिया, वॉमिटिंग ये सब फील होता है। लेकिन जो लोग वहां ऑलरेडी रह रहे हैं या कुछ टाइम तक अगर आप भी वहां रहेंगे तो आपके अंदर भी फिजियोलॉजिकल ये चेंजेस आता है कि आपके अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो तीन चीजें हो जाती है अगर वहां पर जो लोग रहते हैं उनके अंदर। तीन तरह के एडेप्टेशन आ गए, आरबीसी का नंबर बढ़ गया, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेगा, फिर थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हुई है, लेकिन होती है नॉर्मली, उनकी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। फिर अगर अपन बात करें आर्की बैक्टीरिया की, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। वो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या हो सकती है, वो कोई हाइड्रोथर्मल वेंट भी हो सकता है, यानी अंदर बिल्कुल डीप की तरफ है, या वो डीप ओशियंस भी हो सकते हैं। तो वहां पर ये बैक्टीरिया रहते हैं और ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल एडेप्ट होते हैं। मतलब उनके अंदर वो जेनेटिक वेरिएशंस आ गए हैं। आप देखोगे कई फिशेस होती है, वो अंटार्कटिका के सी में भी तो प्रेजेंट है ना, ऐसा तो है नहीं कि वहां नहीं है, बिल्कुल है वहां पे भी। और आपने अगर देखा हो तो एक डेजर्ट लिजार्ड का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। डेजर्ट लिजार्ड जो होती है उसके साथ कैसा है, डेजर्ट लिजार्ड क्या करती है, ये बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ एक्लिमेटाइज कर रही है। तो जब इसको रहना होता है तब तो बिल में रहेगी, जब इसको लगेगा थोड़ी ठंड हो गई है, थोड़ी ठंडक लग रही है, तो ये क्या करेगी, सन बाथ लेने चली जाएगी। मतलब बड़े आराम से सूरज जी के सामने एकदम लेट गए अच्छे से, जब लगा कि हाँ अच्छी खासी हीट बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली है, तो फिर से वो करीब कहाँ चली जाएगी, अपने बिल वाले या शेडो वाले एरिया में चली जाएगी। तो ये भी उसने एक बिहेवियरल एडेप्टेशन लिया ना, बिहेवियर में उसने बदलाव लाया। काफी सारे एनिमल जो है वो नॉक्टर्नल है, तो ये भी उनका बिहेवियर है ना, क्योंकि उनको डे टाइम में क्या है, ज्यादा खतरा है, तो वो नॉक्टर्नल हो गए और एडेप्ट हो गए। तो ये सारे जो है मेनली क्या है, कुछ एडेप्टेशंस है। मतलब ये सनबाथ लेने आई और जब सनबाथ पूरा हो गया तो फिर से अपने बिल में चली गई। ये काफी सारे मैंने एग्जांपल आपको बताया जो आपकी बुक पे बेस्ड भी थे, और अगर इन एग्जांपल से आपको एडेप्टेशन समझने में हेल्प मिली है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि सबको ये टॉपिक समझने में ईजी रहे। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और डेली मैं भी आपको अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस देती जाऊं। और एक बात याद रखिए, हर इंसान को अडेप्ट करना पड़ता है, चाहे आप ऑर्गेनिज्म है चाहे क्या है, वो डिपेंड नहीं करता है आपके आसपास की सिचुएशन कैसी है। अगर आपने एडेप्टेशन सीख लिया तो आप जो एक्सट्रीम कंडीशंस है उसमें सर्वाइव करना सीख जाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके आसपास का माहौल ऐसा है कि आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपको एडेप्टेशन करना जरूरी है। आप ऐसे तरीके निकालिए ताकि उस सिचुएशन में भी आप अपने गोल को अचीव कर सकें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एडेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको अपनी लाइफ में एडेप्टेशन करना है, बिकॉज यू आर ऑल्सो एनिमल कैटेगरी से ही तो है, हम एनिमल फाइलम के ही है, मैमल्स आर ऑल्सो एनिमल। तो ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, और सोशल एनिमल होने के नाते हमें भी क्या करना पड़ता है, एडेप्टेशन करना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं आज विदा लेना चाहूंगी, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।